Good morning students. Again welcome to DCG Defense Academy. I am Himanshu. Students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 करवाया था, तो आज पार्ट 2 करवाना है। लेकिन पार्ट 2 करवाने से पहले अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या कि आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 अच्छे से देख लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, उससे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी और आपके पास एटीट्यूड आ चुका होगा। एटीट्यूड कौन सा? एटीट्यूड यही कि स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ते पढ़ते हमारे माइंड में रिएक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है ध्यान से तो आपने एक बात नोटिस करी होगी। बिल्कुल पहला पॉइंट ही था मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि एक्शन के रिएक्शन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि मदर फादर सन फोटोग्राफ के लिए खड़े हैं, तो वहां पर ये लाइन सुनते ही या पढ़ते ही दिमाग में रिएक्शन क्या आया? 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने संडे का एग्जाम दिया होगा एनडीए का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों ना पहले वो क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं। मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने वीडियो देखी है तो आप ये फील करेंगे कि आपके 6-7 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के इतने इजी आए हुए हैं। अगर आपका वो एटीट्यूड सेट हो चुका था तो आपसे वो एक्सपेक्टेड था कि आपने किए होंगे। मैं वो क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूं। एक क्वेश्चन था कि अवेलेबल डिजिट्स थी 1 3 7 8, लाइक दीज 4 डिजिट्स वर अवेलेबल, could be any 4 digit. I have written 1 3 7 8. कह रहे कितने आई थी, हाँ 5 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। हमने कहा मैं कैसे बनाऊंगा, और उसने कंडीशन लिखी थी कि हर डिजिट एटलीस्ट 1 टाइम तो अपीयर हो रही है। तो आपने अगेन यही फोकस करना है कि मैं काम को कैसे करूंगा। अब उसने कहा कि हर डिजिट एक बार अपीयर होनी है, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि मैं कैसे बनाऊंगा। कैसे बनाओगे 5 डिजिट का नंबर? अगर आपको इन 4 डिजिट की सहायता से मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट लिख देता हूं। अवेलेबल डिजिट दिस, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड सच दैट every digit seen 1 टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम। स्टूडेंट, ये मेरी कंडीशन हो गई है, ये मेरा वर्क डन हो गया है, तो मैं काम को कैसे करूंगा? मैं बनाऊंगा सर कंडीशन को फुलफिल करते हुए। कैसे बनाओगे सर? यहाँ पे 1 को लिख दूंगा, यहाँ पे 3 को, यहाँ पे 7 को, यहाँ पे 8 को। अब सर 5 डिजिट का नंबर बनाना है, सारी डिजिट एक बार आ चुकी है, तो अभी स्थान को भरने के मेरे पास कितने वेज है? आप कहेंगे सर इन चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4 ऑप्शन है। यहाँ पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 3 भी, 7 भी और 8 भी। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, 5 डिजिट लिख चुका हूँ, तो इनको आगे पीछे भी तो करके नंबर बनेंगे। अब इन 5 डिजिट को आगे पीछे करूंगा तो कितने नंबर बनेंगे? आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल। लेकिन तभी आप कहेंगे सर देखो, यहाँ पे जो एक नंबर आप लिखोगे वो इन चारों में से कोई एक नंबर होगा, तो वो नंबर मेरे को 2 बार दिख रहा होगा, तो जो डिजिट जितनी बार दिख रही होती है उतने फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड भी करना होता है। तो सर एक तो ये आंसर आ गया। ये स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है? 4 तरीके से। और जब ये 5 डिजिट आगे पीछे होंगी तो वो कितने तरीके से हो सकती है? इतने तरीके से। तो नेट आपका आंसर हो गया ये। कहीं ना कहीं ये वाला हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, पर इस एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया था, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा। अब स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का डिस्कस करता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है कि 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड रैंडमली। ओके, अगेन एक्शन का रिएक्शन। 10 बॉल्स आर प्लेस्ड रैंडमली, इट मीन्स 10 फैक्टोरियल। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और हम एक ही एटीट्यूड रखते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी तो गई साइड में, इसके बारे में तो विचार करना नहीं, इसके साथ जो इवेंट होएगी उसके बारे में विचार करना है कि वो घटना कैसे घटित होगी। और उसने लिख दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो 2 ब्लैक बॉल्स, नो 2 प्लेस्ड एडजेसेंटली
मीन्स नो टू ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। अब मैं इस वही बात है, घटना कैसे घटित होएगी? आप कहेंगे सर पहले तो एक्शन का रिएक्शन, अब ये घटना कैसे घटित होएगी? सर आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन में एक बात बोली थी, जब भी ये नो टू आ जाएगा तो उसके साथ जो भी होगा उसको हम नजरअंदाज करेंगे, तो इसको नजरअंदाज करूँ। सर पहले तो हम व्हाइट बॉल को प्लेस करेंगे W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7, कितने तरीके से आगे पीछे हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। अगर मेरे को कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो मुझे ब्लैक बॉल को कहाँ रखना पड़ेगा? इन स्थानों के ऊपर रखना पड़ेगा। कितने स्थान हो चुके हैं? 8। इन 8 स्थानों पे मैं 3 बॉलों को प्लेस कर रहा हूं, तो कितने तरीके से प्लेस होंगी? एडजस्टमेंट हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है, तो P लगेगा। अब ये सर घटना घटित होगी ऐसे, मतलब इतने केसेस से, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इनको हम डिवाइड कर देंगे रिएक्शन से, बस इसको हमने सोल्व करना है। 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, इसको मैं जब सोल्व करता हूं तो 10 9 8 7 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व करता हूँ 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 7 6 5, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो सोल्व करना है, 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 42/90 हो गया। और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 7/15 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था। बाकी के क्वेश्चन तो इतने आसान थे स्टूडेंट्स। अगेन स्टूडेंट्स, एक टीचर से ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो बच्चों को वो मेंटालिटी सेट करे माइंड में जिससे बेस्ड क्वेश्चन हमें बुक में दिखते हैं और जिससे बेस्ड क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो टीचर से एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है? बच्चों से ये एक्सपेक्टेड है कि जो मेंटालिटी बेस्ड क्वेश्चन टीचर डिस्कस कर चुका है, जो करवा चुका है आपको, बच्चों से एक्सपेक्टेड है बुक ओपन करें और उससे बेस्ड क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें अच्छे से। क्या कुछ अवेलेबल नहीं है आपके पास? हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, आपके माइंड में एटीट्यूड है, आपके पास अच्छे दोस्त होते हैं, डिस्कस करें। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन मांगती क्या है ये चीजें? बस आपका टाइम मांगती हैं, आपका डिटर्मिनेशन मांगती है, आपका पैशन मांगती हैं स्टूडेंट्स। तो अगेन एक बात तो क्लियर है, और ये बात परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की नहीं है बेटा, ये मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन की बात है, हर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात है। क्या कि मेरे को तो जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है, मुझे वो पढ़ते समय मेरे माइंड में रिएक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ धमाका होना चाहिए, क्योंकि उस धमाके से ही वो चीज निकलेगी जो यूजफुल होएगी रिक्वायर्ड को आंसर करने के लिए। रिएक्शन नहीं हो रहा, धमाका नहीं हो रहा, आउटकम नहीं आ रही, तो रिक्वायर्ड तो भूल जाओ, कभी हो ही नहीं सकता। और मैथ एक बोधरेशन बन जाएगा, वो एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो धमाका हो रहा हो तो मैथ एक ये धमाका ही है जो या तो आपको परेशान करता है या मैथमेटिक्स के प्रति, या फिर आपको आपका इंटरेस्ट बना देता है मैथमेटिक्स में। दूसरी एटीट्यूड मैंने कौन सा सेट किया था आपके आगे? दूसरा एटीट्यूड मैंने ये सेट किया था कि मेरे को जब भी कोई चीज दी जाती है तो मुझसे एक्सपेक्टेड होता है, अगर ऐसी चीज दी जाएगी जिसका फार्मूला होता है तो मुझसे एक्सपेक्टेड होता है कि मैं उस फार्मूले को एग्जीक्यूट करूं। अब मेरा प्रोबेबिलिटी में इस एटीट्यूड बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ था, अब मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स। अब ये मेरे पास एनडीए का एग्जाम है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है, क्या था? कहता है नोट ए की प्रोबेबिलिटी दे रहा है 7/10। तो अगेन रिएक्शन क्या होएगा? रिएक्शन ये होएगा सर, इसका मतलब उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 7/10 मीन्स 3/10। नोट बी की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ठीक है भाई, नोट बी की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, कितनी दे रहा है? 3/10। अगेन रिएक्शन हुआ, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - दी 7/10। अब वो मुझे कह रहा है A/B की प्रोबेबिलिटी दे दी, A कंडीशनल B गिवन दैट B 3/14। अगेन रुक जाओ भाई, क्यों रुक जाओ? क्योंकि फार्मूला होता है, टीचर को बोलने की जरूरत ही नहीं है, एटीट्यूड है, एग्जीक्यूट करना है तो करो फिर एग्जीक्यूट। ये रिएक्शन तो अब आपके होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो आउटकम मिलेगी, आउटकम क्या मिली सर? PB उधर चला जाएगा, PB 3/14, PB की वैल्यू कितनी है? 7/10। लो सर इसको सोल्व कर दो, तो ये आपका कितना आ गया? 3/20 आ गया। अब ये मुझे क्या कह रहा है? ये मुझे कह रहा है PB/A बता भाई, तो ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होएगा? B इंटरसेक्शन A अपॉन में PA। अब सारी वैल्यू आपके पास है, 3/20, PA आपका कितना है? 3/10,
लो सोल्व हो गया, आंसर मेरा 1/2 आ गया। कितना मुश्किल था क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमने स्टूडेंट्स आपसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है आप अब जब पेपर को देख रहे होगे तो फील कर रहे होगे कि कितनी फ्रूटफुल है ये वीडियो हमारे लिए, कितने फ्रूटफुल हैं ये एटीट्यूड, जो सर एटीट्यूड डिस्कस करते हैं। और हमारे पढ़ने का ही ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि एटीट्यूड बने। मैं अगर 5 क्वेश्चन सीखता हूँ, मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करूँ और फिर फील करूँ, कॉन्फिडेंट फील करूँ कि अब क्वेश्चन इससे बेस्ड आएगा तो वो मैं कर दूंगा। ये ही है एक अच्छे स्टूडेंट का एटीट्यूड, और ये होना चाहिए अगर मेरे को लाइफ में सक्सेस होना तो अगर अब मैं इसके पार्ट 3 को डिस्कस करता हूं, कैटेगरी 3 पार्ट 3 स्टूडेंट्स, अब मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं आपके सामने। तो पहले तो आपको फील करना है कि वो पार्ट 1 से पार्ट 2 से कैसे डिफरेंट है। पार्ट 1 में तो क्या होता था सर, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे फोकस नहीं करते हैं, घटना कैसे घटित होती है उसके बारे में विचार करते हैं। पार्ट 2 क्या था सर, पार्ट 2 में वही एक्शन का रिएक्शन, नंबर ऑफ केस आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आगे सर 2 इवेंट होती है और बीच में कनेक्टिंग वर्ड होता है। पार्ट 2 का एक दूसरा पार्ट भी था कि अगर मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म दी जाती है, मेरे माइंड में फार्मूले हैं, जब भी ऐसी चीज दी जाती है जिसका मुझे फार्मूला पता है तो टीचर के बोलने से पहले फार्मूले को एग्जीक्यूट करना है, तो उससे बेट हमने क्वेश्चन किए। पार्ट 3 में क्या हुआ, जिस तरह अगेन वही सर एटीट्यूड तो अपना यही रहेगा, स्टेटमेंट को पढ़ते समय रिएक्शन तो होना ही चाहिए। अब मेरे को किसी ने कह दिया ए पर्सन ट्राइज टू हिट टारगेट 7 टाइम्स, इस प्रकार की बात आ गई, या इस प्रकार की बात आ गई, ए पर्सन अपीयर्स इन MCQ एग्जाम एंड फाइंड्स 14 क्वेश्चंस इन पेपर, या इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ए शिप कवर्स जर्नी 5 टाइम्स। जब मैं इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में क्या रिएक्शन आना चाहिए, मेरे दिमाग में रिएक्शन आना चाहिए सर इसका मतलब वो, अभी स्टेटमेंट तो ये भी हो सकती है, ए क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ए डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स। तो इसका मतलब है वो मेरे को n की वैल्यू दे रहा है, वो मुझे n की वैल्यू दे रहा है। अब वो कह रहा है 14 क्वेश्चंस वो देखता है तो n की वैल्यू 14, n की वैल्यू 5, वो मुझे n की वैल्यू दे रहा है। अब जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं और मुझे पता लगता है ये n की वैल्यू दे रहा है और मेरे को लगता है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये समझ लो इस फार्मूले का इस्तेमाल होने जा रहा है, या वो मुझसे इस फार्मूले का इस्तेमाल होएगा, या इसका या इसका। सर इनका मतलब क्या है? अब वो मुझसे प्रोबेबिलिटी मांग सकता है। सर किसकी मांगेगा? भाई एक बंदा टारगेट को हिट कर रहा है 7 टाइम्स, तो वो कहेगा उन 7 में से 4 बार वो टारगेट को हिट करता है, या 5 बार वो टारगेट को मिस करता है, या एटलीस्ट 3 टाइम्स। अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या मांग रहा है। फिर आपको मैं बता दूंगा इन फार्मूलों में जो मैंने टर्म्स मेंशन की हुई है उसका मतलब क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी पहली लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने जो बोर्ड पे काम किया इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की जो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और मुझे लगता है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा मेरे को n की वैल्यू दे रहा है, तो इन फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला यूज होने वाला है। अब वो कौन सा यूज होएगा, वो पहले स्टेटमेंट तो पूरी पढ़ते हैं ना पा। तो अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूँ, देखो अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, अब की बार वो कहता है पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो एक बात तो क्लियर होगी कि इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ते ही ये वाला रिएक्शन आना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। ही हिट्स टारगेट विद प्रोबेबिलिटी 2/5, इसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन तो आना ही चाहिए। सर अगर वो टारगेट को हिट करता है
उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 दे रहा है, तो वो टारगेट को मिस करता है यानी कि हिट नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दिस करूंगा तो 3/5 हो जाएगी। तो एक्शन का रिएक्शन। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही हिट्स, चलो हम इसके केस बनाते हैं, ही हिट्स 5 times, 4 times, at least 5 times, at least 1 time, या फिर एट मोस्ट 5 times, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा टोटल में से जितने की वो प्रोबेबिलिटी मांगता है, इसका मतलब वो आपको आर की वैल्यू दे रहा है, 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 आर की वैल्यू दे रहा है। तो फिर फार्मूला लगा दो। अब आप कहोगे सर देखो ये है प्रोबेबिलिटी, टोटल में से कुछ की वो अगर प्रोबेबिलिटी मांग रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब आप कहेंगे ठीक है सर, आर एन मुझे पता लग गया, आर मुझे पता लग गया, अब सर ये पी क्या है और क्यू क्या है? तो स्टूडेंट्स इनमें से एक P है और इसमें से एक Q है। अब मुझे कैसे पता लगेगा ये P है ये P, कौन सा P है? तो उसके लिए देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, वो कितने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, 5 times की फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो इस 5 times के साथ इवेंट क्या लिखी हुई है, ही हिट्स। तो R के साथ जो इवेंट लिखी होएगी वो तो मेरे P है और दूसरी वाली मेरी क्या है, Q है। अगर वो यहां लिख देता बेटा ही मिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही मिसेज टारगेट 5 times, तो ये मेरा P होता, तो मेरा ये P होता और ये Q होता। यानी कि R की वैल्यू के साथ जो इवेंट लिखी होती है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं P बोलता हूं और दूसरी वाली को क्या बोलता हूं, क्यों? बस अब आपको करना क्या है, आपको N पता लग गया है, स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट दी हुई थी, अब N आपके पास है, R आपके पास है, P आपके पास है, Q आपके पास है, फार्मूला ही तो पुट करना है। चलो अगर मैं अब यहां पर सिर्फ इस केस का आंसर निकालता हूं, किसका, सिर्फ 5 times का, तो आप कहेंगे लो सर R की वैल्यू 5 पुट कर दो तो 7C5 P 3/5, इसकी पावर N-R यानी कि यहां पर 2 और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर वो 4 times की मांगता तो यहां पे 4 पुट कर दो, तो ये तो 5 times की होगी। अगर वो एटलीस्ट 5 times की मांगता है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम वो 5 बार टारगेट को हिट करता है। इसका मतलब क्या है, अगर वो 5 बार टारगेट को हिट करता है तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है 5 की या उससे ज्यादा की, यानी कि 5 या तो 6 या तो 7। तो आप क्या कहेंगे, अगर मैं एटलीस्ट 5 times की देखूं अब, तो मुझे उम्मीद है 5 times का क्लियर है। अब एटलीस्ट 5 times का क्या होएगा, एटलीस्ट, तो आप कहेंगे सर या तो 5 बार हिट कर रहा है, या तो 6 बार हिट कर रहा है, या तो 7 बार हिट कर रहा है। तो एक बार ये वाली वैल्यू पुट करके, अब N मेरे पास 7 है, P मेरे पास 2/5 है, Q मेरे पास 3/5 है, R की वैल्यू 5 पुट करके आंसर आ देगा, R की वैल्यू 6 पुट करके आंसर आ देगा, R की वैल्यू 7, उनको ऐड कर दूंगा तो वो मेरा आंसर होगा। अगर वो कह रहा है एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार हिट करता है, तो एक बार करता है, 2 बार, सर इतना लेंथी हो जाएगा। एक बार R की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, एक बार, सर इतना लेंथी। ओ भाई जब कई सारे या तो आते हैं, अब तो ये बात ब्लड में होनी चाहिए, आंसर नहीं निकालेंगे हम तो 1 में से R की वैल्यू 0 पुट करके जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाला मुझे आंसर मिल जाएगा। तो पार्ट 3 का मोरल अब हम मुझे क्लियर हो चुका है कि जब भी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा इस प्रकार की स्टेटमेंट मिलेगी, वो मुझे किसी काम को इतनी बार किया जाता है, इतनी बार किया जाता है, जितनी बार किया जाता है, इसका मतलब वो मुझे n की वैल्यू दे रहा है। मेरे माइंड में फटाफट आएगा पार्ट 3, फार्मूले मेरे माइंड में है, बस उन फार्मूलों में मुझे R दिख रहा है, मुझे P दिख रहा है, मुझे Q दिख रहा है। मैं स्टेटमेंट को पूरा पढ़ूंगा, स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते पढ़ते मुझे पता लग जाएगा R क्या है, P क्या है और Q क्या है। लेकिन अगर वो मुझसे वेरिएंस मांगता है,
तो मेरा फार्मूला ये है। अगर वो मुझसे मीन मांगता है तो मेरा फार्मूला ये है। अगर वो मुझसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगता है तो मेरा फार्मूला ये है। बस वैल्यू पुट कर देंगे। स्टेटमेंट के अंदर ही है एन, पी और क्यू और आर, सब कुछ आपको दिया गया है, बस आपको वो नजरिया चाहिए देखने का, और वो हम सेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन चलो एक और करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन ये आया स्टूडेंट्स मेरी आंखों के सामने कि वन स्टूडेंट्स ए पर्सन 14 MCQ क्वेश्चन इन एन एग्जाम and every question has 4 options and he guesses all question। अब स्टूडेंट्स वही बात है, स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है बल्कि रिएक्शन होना चाहिए। सर वो टोटल क्वेश्चन दे रहा है 14, अब उसने एक बात कही है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, विजुअलाइज करो 4 ऑप्शन है। अब उसने कहा कि हर क्वेश्चन के वो तुक्का मारता है, गैस करता है। आपके दिमाग में क्या रिएक्शन आना चाहिए? सर अगर वो तुक्का मार रहा है ना तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी होएगी 1/4 और गलत होने की प्रोबेबिलिटी होएगी 3/4, 1 - दी 3/4। यहां पर हम एक बात और लिख देते हैं, एवरी क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस एंड ही गेसेस ऑल क्वेश्चंस and every question has only one correct option। ओके, P आ गया, Q आ गया। अब इसमें से एक P है, Q है, मुझे नहीं पता कौन सा P है कौन सा Q है। P और Q कौन सा है ये डिफरेंशिएट कौन करेगा? R डिसाइड करेगा कौन है। तो अभी वेट। अब उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना ही नहीं यार। ही अटेम्प्ट्स 7 क्वेश्चन रॉन्ग, 7 क्वेश्चंस रॉन्ग। फिर वही बात, सर इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई 7 और इसके साथ लिखा क्या हुआ है? ही अटेम्प्ट्स 7 क्वेश्चंस रॉन्ग। तो यानी कि ये मेरा P है और ये मेरा क्या है? क्यों? फार्मूला आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर दो। स्टूडेंट्स अगर वो यहां लिख दे फिर वही बात, ही अटेम्प्ट्स एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस करेक्ट, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस करेक्ट। अब आप कहोगे सर आप करेक्ट की बात कर रहे हो, तो ये मेरा P हो जाएगा और ये मेरा Q हो जाएगा। और R कितना होएगा? सर आप एटलीस्ट 10 बोल रहे हो, या तो 10 या तो 11 या तो 12 या तो 13 या तो 14। तो R की वैल्यू 10, 11, 12, 13 उनके बीच में, वो ऐसे ही छोड़ाना है, उसके आंसर नहीं निकालने। अब क्वेश्चन इस कैटेगरी का एक और देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जब एक कैटेगरी सर ने क्लियर कर ही दी है ना, कर दी ना सर ने क्लियर, तो अब आपसे सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहां से आप अपना एटीट्यूड बनाओ, ऐसे ऐसे 5-7 क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंट फील करो। अब उसने मुझे बोल दिया ए क्वाइन इज टोस्ड, ए क्वाइन इज, या एक क्वाइन लगा लो, चलो डाइस ले लेते हैं हम। ए डाइस इज थ्रोन 8 टाइम्स। फिर वही बात, रिएक्शन, सर एक डाइस को ना 8 बारी फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 8 दी जा रही है। कह रहा है गेटिंग नंबर लेस देन 3, गेटिंग नंबर लेस देन 3 इज सक्सेस। कह रहा 3 से छोटे नंबर को हासिल करना कामयाबी है। तो ठीक है सर, एक इवेंट बोल रहा है, उसकी जब भी बेटा प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं इवेंट को पढ़ता हूं ना तो मुझसे एक्सपेक्टेड होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सर 3 से नंबर को लेस करना, 3 से नंबर को लेस करना, अगर मैं गिट्टे को फेंकता हूं यानी कि 1 और 2 को हासिल करना। अब 1 और 2 को हासिल करना 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 यानी कि 1/3। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर 1 - दी 2/3। ओके, यानी कि मैंने जब इवेंट पढ़ी कि 3 को हासिल करना ना, जब मैं गीटा फेंक रहा हूँ 3 को हासिल करना मेरी कामयाबी, 3 से कम को हासिल करना मेरी, यानी कि 1 और 2 को हासिल होना मेरी कामयाबी है। मैंने कहा अगर 1, 2 को हासिल कर रहा हूँ
सर आते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 को हासिल कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6 यानी कि 1/3, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी ये। ओके, अब कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मैं बोलो भाई हम तो बेसब्र हैं, एन मेरे पास है, इनमें से एक पी है एक क्यू है, मुझे नहीं पता, हम तो बेसब्र हैं। सर आप ना इतने मौकों में से कुछ मौकों की प्रोबेबिलिटी तो मांगो, इसका मतलब कुछ की जितने की आप मांग रहे हो वो आर की वैल्यू है और उसके साथ जो इवेंट लिखी होगी वो मेरी क्या है पी है उसकी प्रोबेबिलिटी, और दूसरी वाली क्या होगी क्यों। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही गेट सक्सेस, ही गेट सक्सेस 5 टाइम्स। फिर वही बात, आर की वैल्यू 5, किस क्या लिखे हुए इसके साथ ही गेट सक्सेस, तो ये मेरा P है ये मेरा Q है, फार्मूला मुझे पता है, वैल्यू पुट। अब 5 टाइम्स की जगह 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मेरी R की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मेरे को पुट करनी है और मेरे आंसर आ जाएंगे। या तो बहुत सारे हो जाते हैं, हम तो टोटल में से उसकी अपोजिट कंडीशन को माइनस कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चन और दिखता है अच्छा सा, तो उसको और डिस्कस करते हैं। अगेन क्वेश्चन मेरा नया डिस्कस होने जा रहा है, पर उस क्वेश्चन में जो मेरा एटीट्यूड है वो एटीट्यूड तो बेटा मैं आपसे अब बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, और मैटर एटीट्यूड ही करता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया, कहते बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मुझे दिया गया 16, वेरिएंस दिया गया फॉर एग्जाम्पल 8। ओके सर, अगेन 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 जब भी हमको ऐसा कुछ दिया जाता है जिसका मुझे फार्मूला पता हो, मुझे फार्मूले को एग्जीक्यूट करना होता है, एटीट्यूड, तो सर ये आप मुझे एनपी दे रहे हो, ये मुझे आप एनपी क्यों दे रहे हो, वेरी गुड। अगर अब मैं मैथमेटिक्स रूप दे दे तो इसे सिंपलीफाई भी तो करो, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो यहां पर मेरा आ जाएगा क्यू, यहां पर इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, पी क्या होता है 1 माइनस में क्यू होता है, इनकी पी भी मेरा 1/2 आ गया। अब पी मेरा 1/2 आ गया है, अगर इस पी को यहां पे पुट करता हूं तो एन मेरे पास कितना आ चुका है 32 आ चुका है। अब वो मुझसे एन पी क्यू ही मांग रहा है, तो ठीक है निकाल दिया हमने। अगेन एटीट्यूड था अपने पास कि जब भी मुझे स्टेटमेंट दी जाती है और मेरे को स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ऐसी चीज दी जाती है जिसका मुझे फार्मूला पता है, तो टीचर के बोलने से पहले हमने फार्मूले को एग्जीक्यूट करना ही होता है बेटा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं हम डिस्कस। अब एक क्वेश्चन मुझे दिखता है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट से भी, वही क्वेश्चन चेंज हो रहा है पर एटीट्यूड नहीं चेंज होएगा अपना। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज, सम दिया गया है और मुझे प्रोडक्ट दिया गया है। सम कितना दिया गया है 24 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 128 रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये मीन और वेरिएंस का सम है और ये 128 मेरा क्या है उनकी प्रोडक्ट है, यस और नो। तो ठीक है सर, आप मुझे मीन प्लस में वेरिएंस इसका क्या दे रहे हैं सम दे रहे हैं, और आप मीन और इनकी प्रोडक्ट दे रहे हैं मुझे 128। अब मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है, इनको सोल्व करना, तो करो, निकालो मीन निकालो और वेरिएंस। आपके सामने दो इक्वेशन है, क्या करेंगे आप कहेंगे ठीक है हम तो एक से वैल्यू उठाते हैं, m की वैल्यू निकाल दी मैंने क्या 128 अपॉन में, यहां पर मैं चलो इसको थोड़ा सा वेरिएंस ही लिख देता हूं यहां पे ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहां पर 128 अपॉन में भी बस ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 128/v प्लस में v इक्वल टू 24, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा तो प्लस में 128 इक्वल टू 0, तो वेरिएंस केयर। अगर मैं अब इसके फैक्टर बनाऊंगा तो फैक्टर देखो स्टूडेंट्स मेरे कितने बनेंगे, मेरे बनेगा 16 और 8 का 16v माइनस में 8v और प्लस में 128 इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 16 आ गई और v की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई।
अब v की वैल्यू अगर अब मैं देखो v की वैल्यू को 16 पुट करता हूं, अगर v की वैल्यू 16 पुट करी तो m मेरे को कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और v की वैल्यू अगर 8 पुट करता हूं तो m मेरे को मिलेगा 16। स्टूडेंट्स अब एक यहां पर देखो मेरे को मिला क्या, m इक्वल टू 8, वेरिएंस इक्वल टू 16, या मीन इक्वल टू 16 और वेरिएंस इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स मैं इस केस को ना क्रॉस कर देता हूं, काटा मार देता हूं, क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, मीन मेरे को दे रहा है 8, वेरिएंस मेरे को दे रहा है 16, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एनपी को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि एक नंबर को मैं क्यू क्या है बेटा, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर होता है, अगर मैं एक नंबर को 0 और 1 के बीच के नंबर यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7 एक्सेट्रा किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नंबर मिलता है वो नंबर से लेस मिलता है, कभी भी ग्रेटर नहीं मिलता। अगर आप एनपी को क्यू से मल्टी यानी कि मीन हमेशा बड़ा होएगा वेरिएंस से, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब वही सर आप मेरे को मीन दे रहे हो, आप मेरे को वेरिएंस दे रहे हो, इनके तो मुझे फार्मूले पता है, इनको मैं सोल्व करूंगा तो वही अभी जो मैंने आपको देखो थोड़ी देर पहले इससे जो मेरा पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट मीन और वेरिएंस दिया था, आपने फार्मूले को एग्जीक्यूट किया था और आपने एनपीक्यू निकाला था। पर इस क्वेश्चन में मैंने आपको मीन और वेरिएंस डायरेक्ट नहीं दिया था, मैंने बल्कि मीन और वेरिएंस का आपको सम दिया, उनकी प्रोडक्ट दी, आपने उसको सिंप्लीफाई करके मीन और वेरिएंस को हासिल किया, फिर वही काम किया जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। नॉर्मल लोगों के लिए मैं 3, 4, 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं, पर समझदार लोगों के लिए मैं एटीट्यूड को डिस्कस कर रहा हूं। अब ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप मुझसे क्या सीख रहे हैं। अगर आप एटीट्यूड सीख रहे हैं तो अपनी बुक ओपन करें, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए और वो प्रैक्टिस से पता लग जाएगा ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, और बस आपको चलना है। स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको एक्शन का रिएक्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा पागलपन, क्वेश्चन बड़े ही ईजी बन जाते हैं बेटा। तो अब मैं अगर पार्ट 4 को डिस्कस करता हूं, अब हम पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं, लास्ट कैटेगरी। बच्चे बहुत डरते हैं, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, बहुत सिंपल है बेटा, हमने सोचना ही नहीं भाई बेस थ्योरम क्या है। कोई मैथमेटिशियन था, उसने अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर दिया और उस एक्सप्रेस्ड नॉलेज को जाना जाता है बेस थ्योरम के नाम से। तो क्यों ना मैं भी अपने माइंड सेट को ऐसा सेट करता हूँ या वही अप्रोच एग्जीक्यूट करता हूँ जो उसने यूज़ करी थी तो वो मेरे को उसके नाम से नहीं समझ के काम को करना, बल्कि मैंने अपनी समझ से उसको करना है और बस उससे डिसेंबल करना है कि हाँ उसके दिमाग में भी यही बात आई होगी और उसने इस प्रकार की चीज़ों को कंक्लूड किया होगा, मैं भी उसी तरीके से कंक्लूड कर रहा हूँ। वेट, अब हम क्वेश्चन से इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अपना एटीट्यूड तो एक ही है, स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में रिएक्शन होना चाहिए रिएक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह नहीं सोचना कि मैं बेस थ्योरम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो अपना काम करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है रिएक्शन के साथ। अब मेरे को बोल दिया गया देयर आर 2 बॉक्सेस, ओके, 2 बॉक्सेस, फर्स्ट कंटेन 5 रेड 6 ब्लैक एंड सेकंड कंटेन, मैं पहले स्टेटमेंट पूरी लिख देता हूँ, 7 रेड एंड 4 ब्लैक, ओके। 2 balls are drawn from first box and transferred to second box. Find the probability. Then one ball is drawn from second box. Find the probability of getting रेड बॉल। स्टेटमेंट आपके सामने है,
एटीट्यूड माइंड में सेट हो चुका है कि स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ते पढ़ते रिएक्शन तो होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात याद रख लो बस बेटा, जब भी मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, अगर मेरे ख्यालों में इवेंट आ गई ना, तो मेरे को उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, उसको नाम देना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते इवेंट आ गई तो भी सर उसका नाम करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दैट्स इट, खत्म बात। अब इसी की प्रैक्टिस करूंगा कि मेरे ख्यालों में इवेंट आ गई ना सर, पढ़ते पढ़ते नजरअंदाज नहीं करूंगा, नामकरण करूंगा, प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। और अगर पढ़ते पढ़ते इवेंट पढ़ गया, मैं इवेंट लिखी नजर आएगी और वो मैंने पढ़ ली, तो उसका भी नामकरण करूंगा और प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। दैट्स इट। अपने आप इसी अप्रोच को एग्जीक्यूट करूंगा, आंसर मेरी आंखों के सामने होगा। देखते हैं। देयर आर 2 बॉक्सेज, ओके, विजुअलाइज ही कर लिया भाई। 2 बॉक्स हैं भाई अपने पास, 5 रेड है, 6 ब्लैक है, 7 रेड है और 4 ब्लैक है। ओके, आगे 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। रिएक्शन बताओ बेटा, बस कह रहे हैं फर्स्ट बॉक्स से 2 बॉलें निकाली जाती है। आप कहेंगे सर रिएक्शन हुआ, 2 बॉलें निकाली जाती है, रैंडमली लिख लो। तो क्या रिएक्शन हुआ सर? रिएक्शन ये हुआ कि 11 में से निकली 11C2। ओके, पहला रिएक्शन हो गया। कहता है उनको ट्रांसफर कर दिया गया यहां पर। रिएक्शन बताओ इस लाइन का, एंड ट्रांसफर्ड टू सेकंड बॉक्स, इसका रिएक्शन बताओ क्या होगा सर? जब 2 बॉलें यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, आप कहेंगे सर यहां पर 11 बॉलें थी, 2 बॉलें ट्रांसफर्ड हो गई, तो एक रिएक्शन तो ये हुआ कि यहां पर कितनी बॉल हो चुकी हैं? 13 बॉलें हो चुकी हैं, पहला रिएक्शन। अगर आप समझदार है ना, तो आप एक बात कहेंगे, ध्यान से सुन रहे हैं अलर्ट माइंड से, सर एक तो सर या तो दोनों रेड बॉल ट्रांसफर हुई होगी, या दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी, या एक रेड और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी। यानी कि इस सिंगल लाइन का ये वाला रिएक्शन है। एक तो ये कि यहां पर टोटल बॉल्स कितनी हो चुकी है? 13। अब सर दिमाग, या तो ये घटना घटित हुई होगी, या तो ये तो, या तो ये तो वही बात, नामकरण करो। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ते समय उसका अगर ख्यालों में इवेंट आ रही है, नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसका नामकरण करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को भी मेंशन करना है। तो आपने क्या कहा? बोथ रेड ट्रांसफर्ड, बोथ ब्लैक ट्रांसफर्ड, 1 रेड एंड 1 ब्लैक ट्रांसफर्ड। ओके, ये वाली घटनाएं मेरे दिमाग में घटित हुई। अगर दिमाग में घटित हुई हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ फिर प्रोबेबिलिटी। सर देखो, बॉलें निकली थी 11 में से, अपॉन में तो 11C2 आएगा सर। ओके, ऊपर क्या आएगा? सर अगर ब्लैक बॉल की आप दोनों रेड की मांग रहे हो, तो सर वो 5 में से निकली होगी, तो 5C2 ये आ गया। E2 का मतलब है दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, यानी कि वो 6 में से हुई है, टोटल 11 और वो 6 में से हुई है। नीचे तो वही 11C2। अगर सर एक रेड और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो एक 5 में से हुई है और एक 6 में से हुई है। तो अगेन ये जो सिंगल लाइन थी कि ट्रांसफर टू सेकंड बॉक्स, इधर ये वाले रिएक्शन थे बेटा। अब ये रिएक्शन एक कॉमन सेंस है, आपके अलर्ट माइंड से आपके माइंड में खुद आएंगे, है ना। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ो। कह रहा है देन 1 बॉल इज ड्रॉन। अब इसका रिएक्शन क्या है कि एक बॉल फिर यहां से निकाली जाती है दूसरे बॉक्स में से। बेटा अब यहां पर बॉले पहले थी 11, 2 यहां से जाने के बाद बॉले कितनी हो चुकी है? 13। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? 1 बॉल इज ड्रॉन, तो इसका रिएक्शन होगा सर वो बॉल निकली है 13 में से, ख्यालों में इवेंट आई है, उसका नामकरण किया। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी बता। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी पे तो फोकस करना नहीं, बल्कि जो उसके साथ इवेंट लिखी हुई है ना, पहले तो उसका नामकरण करना है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बता कि वो रेड कलर की बॉल होएगी। मैंने कहा मैं तो नामकरण करूंगा, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। बताओ फिर प्रोबेबिलिटी। आप कहेंगे सर नामकरण कर दिया हमने, है ना। स्टूडेंट्स अब एक बात सुनो, यहाँ पे मेरे 2 बॉक्स थे, यहाँ पे 5 रेड थी, 6 ब्लैक थी और 7 रेड थी और 4 ब्लैक थी। 2 बॉलें जा चुकी है सर। अपॉन में तो 13C1 आएगा, ऊपर क्या आएगा फिर? सर अब मैं कंफ्यूज हूं
क्योंकि रेड बॉल थी 7। अगर सर यानी कि सर जिसकी आप प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं ना, अब वो घटना डिपेंड करती है सर। अब मैंने कहा यहां पर अब एक नादान बच्चा है, वो तो कहेगा सर 7C1 लो, लेकिन इतने में दूसरा बच्चा कहेगा सर 7C1 क्यों लिख दिया। अगर बाय चांस 2 रेड बॉल ट्रांसफर हुई होगी फिर, हाँ, यानी कि जिसकी हम प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं ना, वो डिपेंड करती है कि वो 2 बॉलें कौन सी ट्रांसफर हुई है, यानी कि वो डिपेंड करती है जो मेरे ख्यालों में इवेंट हुई थी। तो जब भी इवेंट डिपेंड करे अलग अलग इवेंट्स पे, तो उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसका मतलब हम डिस्कस करते हैं। सर इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी जब ये वाली घटना हुई थी, यानी कि जब ये वाली प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये वाली इवेंट गिवन है, यानी कि ये वाली घटना घटित हो जाए, यानी कि दोनों ट्रांसफर हुई है रेड। सर अगर दोनों रेड हुई है तो अब यहाँ पे 9 बोले रेड किया, तो 9C1 अपॉन 13C1 अपॉन में 13C1। अगर ये वाली घटना घटित हुई होगी, यानी कि दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी, सर दोनों ब्लैक हुई होगी, तो यहाँ पे रेड बॉल है 7, तो 7C1। उसी प्रकार अगर एक रेड और एक ब्लैक ट्रांसफर हुई है, तो यहाँ पर रेड बॉल कितनी है 8C1 और नीचे वही 13C1। यानी कि जिसकी वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, अगर मैं अलर्ट माइंड से और समझदारी से पढ़ रहा हूं, तो मैंने देखा भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी वो मांग रहा है इवेंट की, वो तो डिपेंड करती है कि उससे पहले घटना कौन सी घटित हुई है। तो मैंने कहा वो तो डिपेंड करता है, ये वाली घटना भी हो सकती है, ये वाली। तो जिसका उसके साथ लिंक है, उस लिंक को रिप्रेजेंट करो, रिलेशन को रिप्रेजेंट करो, और रिलेशन के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हो गया सारा काम। सर अब 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर, 6 आंसर, 6 प्रोबेबिलिटी निकाल दी सर आपने। नेट आंसर कहाँ है? तो बेटा एक हमारा रूल होता है नेट आंसर निकालने का, वो रूल मैं यहाँ पर अच्छे से लिख रहा हूँ। और वो रूल मेरा क्या है, E1 की मल्टीप्लाई कर दे A/E1 के साथ, E2 की मल्टीप्लाई कर दे A/E2 के साथ, और E3 की मल्टीप्लाई कर दे A/E3 के साथ। और बस इन सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ये मेरा क्या होगा, नेट आंसर होगा। अब बच्चे ना कुछ कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने ना बेस थ्योरम में ये देखा है कि अपोन में भी कुछ ना कुछ होता है, और ये चीज अपोन में होती है, और ऊपर ना इनमें से कोई एक पार्ट होता है। बेटा वो चीज सेपरेट है, और मैंने बेस थ्योरम को तो नहीं डिस्कस करना, मैंने तो ये डिस्कस करना है कि मेरा माइंड मुझसे क्या काम करवा रहा है। अभी मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो अभी तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखो और इसके सॉल्यूशन को देखो, और अब जो मैं इस स्टेटमेंट के साथ करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। मैं सब कुछ रब कर रहा स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी ऐसा एक क्वेश्चन और करूंगा बेटा, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, तो आपकी थोड़ी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखना स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया स्टेटमेंट, देयर आर 2 बॉक्सेस, सेम टू सेम, देयर आर 2 बॉक्सेस, फर्स्ट कंटेन दिस, सेकंड कंटेन दिस, 2 balls are drawn from first box randomly and transferred to second box, then 1 ball is drawn from second box। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये दो क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन को करने का एटीट्यूड है जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। और बारीकी सी लाइन मेरे आंसर को सेपरेट करती है, उस बारीकी सी लाइन को समझना है मैंने यहां पर। अब उसने कहा 1 ball is drawn from second box and found red ball, found red color ball, okay, found red color ball, find the probability both black color ball transferred। स्टूडेंट्स आ जाओ, वही सर स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है, रिएक्शन होना चाहिए। देयर आर 2 बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स कंटेन दिस, रिएक्शन विजुअलाइज कर दिया। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स रैंडमली, रिएक्शन। सर एक रिएक्शन ये हुआ कि वो 2 बॉलें निकलेगी 11 में से 11 से 2।
सर या तो वो दो बोले रेड है या तो ब्लैक या वन रेड और वन ब्लैक, वो घटनाएं मेरे दिमाग में उनको रिप्रेजेंट कर दिया, घटनाएं आनी नहीं चाहिए उनकी प्रोबेबिलिटी को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, डन। अब कह रहा है एक बॉल निकाली जाती है सेकंड बॉक्स में से, इसका रिएक्शन क्या आएगा सर जब दो बॉल यहां पे जाए, उसका रिएक्शन होगा ये, ओके। अब कहता है कि वो रेड कलर की आई है, यानी कि अब की बार वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी नहीं मांग रहा, अपना एटीट्यूड क्या है, जब भी मैं इवेंट पढ़ता हूं तो मैंने पढ़नी नहीं है, उसका नामकरण करना है, उसका नामकरण करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब वही जब एक बेवकूफ़ बच्चा है, बेवकूफ़ बच्चा तो ये कहेगा सर रो रेड कलर की बोल 7/13, लेकिन समझदार बच्चे का तो पता ही है सर जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं वो तो डिपेंड करती है कि उससे पहले कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, यानी कि उसका लिंक है, रिलेशन है, जो पहले घटनाएं तो वो उस रिलेशन को फील करता है और उस रिलेशन को मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करता है और प्रोबेबिलिटी निकालता है और नेट प्रोबेबिलिटी निकालता है, ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये आंसर था, लेकिन भाई इस क्वेश्चन में ये आंसर नहीं मांगा गया जो तुमने निकाला है। हाँ सर ये तो मांगा ही नहीं गया, अभी तो स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई। तो अगर ये वाला आंसर नहीं मांगा गया तो उससे रेड कलर की प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी गई, तो जो अब तेने आंसर निकालना है उसको रखना है डिवाइड में, बस। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर अब आपको देखो इस आंसर के 3 टुकड़े दिख रहे हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। अब इस एक टुकड़े में से आंसर को ऊपर लिखना है। अब वो टुकड़ा कौन सा होएगा, अब वो टुकड़ा होएगा, स्टेटमेंट पढ़ो, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक कलर्ड बॉल ट्रांसफर्ड, यानी कि वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जो इवेंट क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, बल्कि जो इवेंट आपके ख्यालों में हुई है। तो जब भी वो आपसे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगेगा, जब भी वो आपसे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगेगा जो आपके ख्यालों में हुई है, तो ये बात याद रखना कि आपने नेट आंसर को जब तक आपने पिछले केस में निकाला उसको डिवाइड में, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगेगा उसी टुकड़े को हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। तो इस प्रकार सोल्व करने पर मुझे जो आंसर मिलेगा वही मेरा क्या होगा, क्वेश्चन का नेट आंसर। और इसको प्रोबेबिलिटी मांग रहा है और दिया क्या है कि दूसरी जो बॉल निकली थी बाद में वो कौन सी निकली थी, रेड कलर की। तो ये रिप्रेजेंट करूंगा इस चीज को ऐसे, और ख्यालों की प्रोबेबिलिटी मांगेगा तो जो मेरे पिछले क्वेश्चन में नेट आंसर आया था उसको लिखूंगा डिवाइड में, और ऊपर उस टुकड़े को लिखूंगा जिसकी वो प्रोबेबिलिटी मुझसे मांग रहा होगा। अब मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करना इन दोनों के साथ, इन दोनों टाइप के साथ। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के, बारीकी वाली लाइन है, उस लाइन को हमने क्रॉस करना है ताकि हम बोधरेशन परेशानी से इंटरेस्ट जोन में एंटर कर सके। चलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगेन खेल है, एक्स देखो क्या क्या हो गया सर, पढ़ेंगे धमाका होना चाहिए, रिएक्शन होएगा। सर इवेंट मेरे ख्यालों में आएगी, नामकरण करूंगा, प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। सर इवेंट को मैं पढ़ूंगा, जिस इवेंट को पढ़ूंगा क्वेश्चन में उसका भी नामकरण करूंगा और प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, और बस अपनी इसी अप्रोच को एग्जीक्यूट करता जाऊंगा, लास्ट तक आंसर मेरे सामने होएगा। देखते हैं, कहता है क्वेश्चन 2 कार्ड्स फ्रॉम पैकेट ऑफ कार्ड, फ्रॉम पैकेट ऑफ कार्ड फॉलन, गिर जाते हैं गलती से, एक्सीडेंटली, ओके गिर जाते हैं भाई। रिएक्शन, सर अगर 2 पत्ते गिर जाते हैं तो वो कितने में से गिरे हैं, 52 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। तो अगेन पढ़ते पढ़ते रिएक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। अब ये कह रहा है आफ्टर सम टाइम 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड। इसका रिएक्शन क्या होगा, सर रिमेनिंग कार्ड 2 पत्ते तो गिर गए, बाकी के कितने पत्ते रह गए, 50, तो 50C1, तो ये रिएक्शन के साथ पढ़ाई करनी है हमको। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। अब एक समझदार बेवकूफ बच्चा, नॉर्मल बच्चा पता क्या कहेगा, सर कितना आसान है, सर आपने बताया हुआ फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगनी है बस ये देखना है, उसको नामकरण किया इवेंट ऑफ गेटिंग किंग,
बेटा मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं, मैं अच्छे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, सिंसियर बच्चे की बात। वो तो कहेगा लो सर किंग के पत्ते होते हैं 4, 4 में से निकलेगा और नीचे 57, लो सर मेरा आंसर आ गया, और वो खुश हो गया। गलत। क्यों गलत? अब मैं उस नॉर्मल बच्चे को ये कहना चाहूंगा, भाई तुझे कैसे पता लगा कि किंग के 4 पत्ते हैं? इस बारे में तो विचार कर लेना कि वो 2 पत्ते कौन से गिर गए। अगर आप इस बारे में विचार करोगे ना तो आप कहोगे शिट यार, हाँ यार वो तो 2 पत्ते किंग के भी हो सकते हैं, तो किंग के तो 2 पत्ते रह जाएंगे। सर वो 2 पत्ते किंग के नहीं हो सकते हैं, तो 4 वो ठीक भी है, 4 रह जाएंगे। लेकिन वो केस ये भी तो है कि क्या पता जो 2 पत्ते गिरे हैं उनमें से किंग का होएगा और एक कोई और होगा। हाँ सर, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी, चीजों को फील करना है। तो आप कहेंगे नहीं सर इसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं बताते ऐसे जो अभी आपने लिखा था। सर वो तो डिपेंड करती है कि वो 2 पत्ते कौन से गिरे थे। अब कौन से हो सकता है, वो दिमाग में घटनाएं आ रही है। सर या तो वो दोनों किंग गिरे होंगे, बोथ किंग फॉलन। हाँ अब राइट ट्रैक आया है। E2 बोथ किंग, बोथ अदर देन किंग, इस प्रकार लिखेंगे बोथ कार्ड्स अदर देन किंग, अदर देन किंग फॉलन। ओके, या फिर केस क्या हुआ होगा, 1 किंग कार्ड 1 किंग फॉलन एंड 1 अदर कार्ड फॉलन। हाँ, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो मांग रहा है इवेंट की, वो डिपेंड करती है इन इवेंट पे जो मेरे दिमाग में होनी चाहिए। तो ठीक है, बताओ फिर सर अगर दोनों किंग गिर गए होंगे तो सर किंग के पत्ते रह गए होंगे 50 में 2, तो 2C1 अपॉन में 57। वेरी गुड, इसे मैं 1/25 लिख सकता हूं। ओके, अगर सर दोनों पत्ते किंग के अलावा कोई और 2 पत्ते गिरे होंगे तो सर किंग के तो 4 ही पत्ते रहे होंगे, तो 4C1 अपॉन में 57 यानी कि 4/50 यानी कि 2/25। ओके, A/E3 अगर एक किंग का गिरा होगा, एक पत्ता कोई और गिरा होगा, तो किंग के पत्ते रह गए होंगे 3, तो 3C1 अपॉन में 57। वेरी गुड स्टूडेंट्स, फिर वही बात, जो इवेंट आपके ख्यालों में हुई है उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी लिखनी है, E1 E2 E3। हाँ सर वो तो बात रह गई थी, तो लिखो फिर प्रोबेबिलिटी। अगर दोनों पत्ते किंग के गिरे होंगे पहली सिचुएशन को देख के, तो आप कहेंगे सर वो दोनों पत्ते 4 में से गिरे होंगे अपॉन में 52C2। अगर दोनों पत्ते किंग के नहीं गिरे होंगे, अदर देन कोई और गिरे होंगे, तो सर वो रिमेनिंग किंग के अलावा कितने पत्ते होते हैं 48, तो 48C2 अपॉन में 52C2। ओके, अगर एक किंग का गिरा होगा और एक कोई और पत्ता गिरा होगा, तो सर एक किंग का गिरा होगा तो वो 4 में से गिरा होगा और एक फिर 48 में से गिरा होगा अपॉन में। हाँ सर, यानी कि ख्यालों में जो इवेंट आई मैंने उसका नामकरण किया और उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी। जिसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझसे मांग रहा है वो रिलेशन में है उन इवेंट्स के जो मेरे ख्यालों में है, तो उस इवेंट को अलग अलग इवेंट के साथ रिलेशन को रिप्रेजेंट करके मैंने उसकी भी प्रोबेबिलिटी बताई। नेट आंसर क्या होगा? फिर वही बात अभी मैंने यहां लिखा था, E1 की मल्टीप्लाई A/E1 के साथ, E2 की मल्टीप्लाई A/E2 के साथ और E3 की मल्टीप्लाई A/E3 के साथ, और वही सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर अब फिर वही बात, सर अब ऐड करके छोड़ दें यही मेरा आंसर होएगा कि इसको डिवाइड में करना क्या करें? फिर बेटा वही बात है, मैं आपसे आपके जो ख्यालों में इवेंट हो रही है मैं उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना मांग रहा हूं, मैं तो एक आपको इवेंट दे रहा हूं उसकी, तो यानी कि ये मेरा आंसर होगा। तो सर अब इसका फटाफट ना बाइनर केस करते हैं दूसरे वाला। अब वही इसको थोड़ा सा चेंज करो, बारीकी सी लाइन, 2 cards are drawn from packet of card, वही रिएक्शन, sometime card is drawn from remaining रिएक्शन। अब वो कह रहा है 1 card is drawn from remaining cards, देखो रिमेनिंग कार्ड्स है। अब वो कह रहा है एंड फाउंड रेड कलर कार्ड एंड फाउंड किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ किंग फॉलन, बोथ किंग फॉलन।
ओके, अब की बार देखो, जैसे मैंने पढ़ा कि वो पत्ता किंग का निकला तो मैंने इवेंट पढ़ी, एटीट्यूड एग्जीक्यूट किया। तो स्टूडेंट्स अब देखो, वो मुझसे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जो मेरे ख्यालों में हुई थी। तो इसका मतलब ये सारा आंसर मेरा डिवाइड में आएगा। ऊपर क्या आएगा सर, जिस ख्याल की वो किस ख्याल की मांग रहा है, बोथ किंग फॉलन, यानी कि वो इस ख्याल की मांग रहा है। तो जिस ख्याल की वो मांग रहा है उसी के पोर्शन को मैं ऊपर लिख दूंगा। और ये मेरा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा आपको, और वो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिंप्लीफाई सीखा है, उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स चारों कैटेगरी कंप्लीट। अब आपको मेहनत करनी है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो चीजों को समझता है और अपने आप में जिद पैदा करता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करूंगा और शानदार तरीके से करूंगा, अपने आप को काबिल बनाऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा। तो अगेन स्टूडेंट्स, ऐसी तैयारी हो चुकी है कि आपके एनडीए में जो क्वेश्चन आएंगे या डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी से बेस्ड आएंगे। तो इनको आप अच्छे से करिए और अपने आप को काबिल बनाइए। थैंक यू वेरी मच।